हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, बड़े नाम हैं, मेरे ख्याल से व्लॉग्स की इतनी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन वो शुरू इसी से करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वो अगर कहते हैं फिर हमें हमें नहीं शर्माना चाहिए, हमें भी कहना चाहिए। और मैं कहूँगा कि सदीकी साहब का चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ है इमरान वसीम, हमारे प्यारे साथी दोस्त, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और हमारे व्यूज़, हमारे सब्सक्राइबर उस रेस के साथ नहीं बढ़ते, जबकि बाकी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो शुरू इसी से करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वो अगर कहते हैं फिर हमें नहीं शर्माना चाहिए, हमें भी कहना चाहिए। और मैं कहूँगा कि सदीकी साहब का चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना है। अच्छा, आपको पता है वो जब हम एनालिटिक्स देखते हैं, तो मैंने जब एनालिटिक्स देखे थे उसमें 40,000 व्यूज़ वो उन लोगों के थे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था। तो वो उससे जो है वो मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, क्योंकि मैंने अभी ये सारा एल्गोरिथम वगैरह सीखना शुरू किया है, एनालिटिक्स, और उसके ऊपर जो है ना क्या कुछ होता है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे, 2-3 खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें जो पहली खबर है वो है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक आईनी दरख्वास्त लेकर आए हैं, बिल्कुल वैसे इमरान खान के खिलाफ भी। वो देख लेते ना वो कैसे हैं, वो बताते हैं आपको। वो एक आईनी दरख्वास्त लेके आए हैं और वो आईनी दरख्वास्त तकरीबन वैसी ही है जैसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान लेके आए थे। जी बिल्कुल ठीक है। और अब बस अब ये है कि उनका नाम हटा दें तो उसकी जगह शेर अफजल मरवत लिख दें। और उसमें ना सिर्फ ये उन्होंने बल्कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री को और लियाकत हुसैन चट्ठा कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है इलेक्शन कमीशन में, कमीशन कमेटी, उस सब को चैलेंज किया है। लेकिन इस हवाले से एक वजाहत जो है वो तस्दीक करना ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो ये कहता है कि अभी तक उनको ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं, और ये शेर अफजल मरवत का दावा है। दूसरी अहम खबर है वो ये है कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें अहम तकर्रियों की ओहदों की मंजूरी दी गई है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक वो ख़बर जिसकी वजह से एक मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हुआ, उस हवाले से पंजाब हुकूमत जो है उनकी जानिब से एक रिव्यू पिटीशन उस पर आई और उस पर नोटिस हो गए हैं वजाहत के हवाले से। इमरान वसीम, शेर अफजल मरवत और रियाज राही, शेर अफजल मरवत के वकील कौन हैं इसमें जो हैं वो बताएंगे आपके कौन हैं? अच्छा, रियाज राही साहब जो हैं उनका कोई इंट्रोडक्शन दें हमें। वैसे दिलचस्प बात है, मैंने अपना जब व्लॉग किया उसमें मैंने रियाज राही साहब का बताया कि बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं जी, अपने बड़ी बड़ी पिटिशंस लेके आते हैं। पहले इनकी एक पिटीशन थी जिसमें काजी फैसल साहब के अपॉइंटमेंट को इसने चैलेंज कर रखा था। हाँ, साकिब निसार साहब, और साकिब निसार साहब ने उस केस को टेकअप किया था, वो पिटीशन डिसमिस हुई। और फिर उनका जो एक और मारूफ मुकदमा आया था वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, और उसमें फिर ये गायब हो गए थे। गायब होने के बाद जब अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं पिटीशन वापस लेना चाहता हूँ। तो खोसा साहब ने कहा कि नहीं, इंज नहीं राही होने, इंज नहीं हम पिटीशन ऐसे ही चलावांगे। वो सरगोदा में भी कहा है ना कि चाने इंज नहीं। नहीं, वो असल में मामला ये था ना कि वो उन्होंने कहा कि आप अदलिया के नोटिस में ले आए हैं, अब आपकी मर्जी, आप हो यहाँ पे ना हो। अब तो हमने इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले ली है, तो वो हम इसको डिसाइड। ये राही का आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, आप अभी उसके साथ उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई आपने पिटीशन फाइल की है मरवत साहब की, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा था? पिटीशन जब वो कह रहे हमने दायर कर दी तो बताना क्यों नहीं चाह रहा था? बस क्या था, कैमरा बंद कर लो। क्यों कैमरा बंद कर? आई डोंट नो, वो आपका एनालिसिस क्या, क्यों भाग रहे थे? अच्छा, वो अब मैंने क्या सवाल जवाब उनसे किया था, वो वीडियो जो है वो हम लगा ही देते हैं, फिर आपने जिक्र कर ही दिया है तो देखें वो जब हमने राही साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या कहा। रियाज हनीफ राही साहब, आपने शेर अफजल मरवत की तरफ से दरख्वास्त दाखिल की है, उसमें क्या कहा गया है? इसको हटाए ना, देखें आप सदीकी साहब थे तो जनाब ये उन्होंने कहा सदीकी कैमरा बंद कर। कैमरे पे कोई बात नहीं करना चाहिए। ऑफ कैमरा क्या बात की उन्होंने? ऑफ कैमरा भी कुछ नहीं, तू जड़ा ना बाज आ जा। मैं कहा चले ठीक है जी, मैं बाज आ गया, हम तो सवाल ही कर सकते हैं ना। चलिए मरवत साहब वाली पिटीशन में बात कर लेते हैं। हाँ, मरवत साहब की पिटीशन के ऊपर एक तो बताएं उसमें उन्होंने फरीक किस किस को बनाया, मुबैना पिटीशन कहेंगे यार हम,
आपको पता है ना, फिर वो एक सेंसिटिविटी है इस हवाले से। हाँ, मुबैना पिटीशन को अभी तक फाइल होने के हवाले से कंफर्मेशन नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस की तरफ से इसमें कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इस पिटीशन को मैं एक और एंगल से अगर आपके व्लॉग में मैं पेश करूं, पहले देखो, एक और एंगल से नहीं, आप मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देंगे। अच्छा चलो ठीक, एंगल नहीं करना, ठीक है, सहाफत करनी है। हाँ हाँ ठीक है, गाली नहीं देनी किसी को, नहीं गाली इल्जाम नहीं लगाना किसी पे। सहाफ़ी अगर आप सहाफ़त करते हैं तो आप किसी को गाली नहीं देते, फैक्ट्स बता। अगर आप गाली दे रहे हैं तो फिर आप सहाफ़त नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा, इसमें पिटीशन में फरीक किस किस को बनाया गया? फरीक इसमें फेडरेशन को बनाया गया है, फरीक इसमें वजारत दाखिला को बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान को बनाया गया है, चारों हुकूमतों को बनाया गया है इसमें। और इसमें आप ये देखें कि तरजीहात क्या हैं। एक तो मरवत साहब की ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशन है, पार्टी की तरफ से होती वो तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं, या एक्स साबिक जनरल, सेक्रेटरी जनरल या फिर एक्स प्रेसिडेंट, ऐसा किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। और अगर पार्टी की तरफ से होती तो मेरे ख्याल में कोई 7, 8, 10 लोग तो आते ना, जैसे बैरिस्टर गौर साहब हैं, अली जफ़र साहब हैं, उनकी तरफ से पिटीशन होती, लेकिन ऐसी नहीं थी। और तकरीबन तभी जो है कोई बड़ा वकील नहीं आया, अली जफ़र साहब को नहीं आए, कोई भी नहीं आया, बैरिस्टर गौहर नहीं आए या दूसरे नहीं आए, इसलिए रियाज हनीफ राही साहब को नजर इंतखाब उनकी उस पर पड़ी। अच्छा, इसका ये जो ब्रिगेडियर अली साहब की पिटीशन थी उसका रेप्लिका नहीं कह सकते, उससे मिलती जुलती इसमें बातें हैं। वो तो 2.5 सफ़े की पिटीशन थी, ये 12 सफ़े की पिटीशन की है। और इसमें आप प्रायोरिटी देखें, जो मैं एंगल की बात कर रहा था, कि मैं जो चीज़ आपके सामने रखने जा रहा था, कि पहली बात ये की है, इमरान खान के फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगा है जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने। इमरान खान के फैसले क्या मतलब इलेक्शन की बात तो उन्होंने की है कि इलेक्शन का आप करें, इलेक्शन के नताइज हम नहीं मानते, लेकिन पहली जो परेड किया वो इमरान खान साहब के एक फैसले के खिलाफ किया कि खान साहब का ये फैसला आप सेट असाइड करें, खान साहब का ये फैसला गैर आईनी है, खान साहब का ये फैसला गैर कानूनी। कौन सा फैसला? चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती ही, क्योंकि इस पिटीशन में उन्होंने पहली प्रेयर ये की है कि सिकंदर सुल्तान राजा, जो जिन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के दौर में बनाया गया था। एक बात बताएं कि ये जो है ये क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें तो जो आइन और कानून बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके मेंबरान को अगर आपने बरतरफ करना हो तो उसके लिए तो आइन का आर्टिकल 209 है। 209 तो ये 184(3) में आ गए बरतरफी के लिए। इतनी मामूली छोटी सी बात नहीं, आप रेफरेंस डाल देते हैं उनके खिलाफ। आपने ये इस तरह से चैलेंज करके, तो इसका मतलब सेंसेशनलिज्म फैलाने की बात है। वही बात है ना कि देखें, अभी इदारों को मलाइन किया जा रहा है, इदारों की शख्सियात को मलाइन किया जा रहा है। अगर तो इन्होंने कानूनी प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अपनाना होता, तो फिर तो रेफरेंस बनता था। और रेफरेंस आप आज लेके आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद लेके आ रहे हैं, या इलेक्शन से पहले कर देते। इलेक्शन के बाद भी आप देखें ना, पहली प्रायोरिटी उन्होंने क्या रखी कि ये तकर्री आपका लदम करा दें। दूसरी क्या रखने जा रहे हैं? दूसरी ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म अपने जो मतलब उसमें जो नुक्ता मेरा है वो ये है कि जो कमिश्नर साहब ने इल्ज़ाम लगाया ना लियाकत अली चट्टा साहब ने, उसकी इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं। उसकी इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं। आपको कोइंसिडेंस लगता है? हालांकि हो उन्होंने लगाया, इनका इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, अगर उसने इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाया है, चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगाया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? वजह बताएं ना। वो एक मुल्क के सबसे बड़े मनसब पे बैठा एक शख्स को चैलेंज कर रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को उसके रेस्क्यू के लिए आने क्यों जरूरत है? यही बातें तो समझ नहीं आती ना। आप देखें ना कि जब ब्रिगेडियर अली की पिटीशन थी, अब पिटीशन किसी और ने दायर की है। वो पिटीशन दायर करने के बाद मुल्क से बाहर जाके बैठ गया। वो निकला है कतर एयरलाइन से, वो दोहा पहुंचा है, दोहा से वो बहरीन जाके पहुंच गया है। और वो दायर करने वाला शख्स कौन है? जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है गद्दारी के इल्ज़ाम में, सेडिशन के इल्ज़ाम में, और उसने सज़ा भुगती है। और वो भी क्या इल्ज़ाम था? इदारों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जाने का, बगावत का, कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुक़ का। उसमें पीटीआई आके अपना केस आर्गू करना चाह रही थी। आए थे ना बसरा साहब, आए थे ना। अब वो शौकत बसरा साहब कैसे आ गए? वो कहते मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, ना वो उसमें फरीक है ना उसके वकील हैं, तो वो कैसे? मतलब ये भी चीज़ मतलब सर, अगर आप कानून और आइन के पराये में देखेंगे तो कहना क्या चाहते आपको थे कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो शौकत बसरा साहब कहना क्या चाहते थे वैसे? वो ये कह रहे थे कि मैं एक सियासी जमात का रहनुमा हूँ, एक बड़ी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कुरान पाक लेके आया हूँ और मैं अपनी गुजारिशात करना चाहता हूँ। अदालत ने पूछा किस केस में? केस नहीं बताया किस केस में। पूछा भी आप इस केस में वकील हैं? नहीं, मैं इस केस में वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। तो उस पर अब कानून और आइन की जो हम बात कर रहे हैं, भाई अदालत में बात आइन और कानून की होगी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने को फिर कानून का पता है? जो पिटीशन एक्ट है वो क्या कहता है कि किसी और का मुकदमा चल रहा हो, कोई दूसरा
इररेलेवेंट वकील जिसका उस केस से ताल्लुक ना हो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, आपका वकालत का लाइसेंस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, और मजे की बात है कि जो पीटीआई कर रही है उसी को आइन और कानून कहा जा रहा है। चलें, अच्छा, दूसरी प्रेयर की गई है कि उसको तो आप क्लीन चिट देना है, उसको छोड़ दें आप लियाकत अली चट्टा साहब को, उसके इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन ना करें, वो सच कह रहा है झूठ कह रहा है। आप ये करें कि जुडिशल कमीशन बना दें, वजारत दाखिला उसको नोटिफिकेशन जारी करे, आप रिज़ल्ट की दोबारा से जो है वो टेबुलेशन करवा लें। अब उसकी किस कानून के तहत होगी टेबुलेशन बताएं। पूरे मुल्क के फार्म 45 की टेबुलेशन कराना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी, जहाँ इनकी अपनी हुकूमत बन चुकी है, जहाँ मतलब पहली प्रेयर अगर इमरान खान के खिलाफ है तो दूसरी प्रेयर जो है वो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ है। अच्छा, मतलब यही है ना कि आप उसको नोटिफाई ना करें, खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट भी दोबारा से काउंट करवाएं, कि ये जो हुकूमत साजी के मरले कौमी और सूबाई सतह पे चल रहे हैं इसको भी रोक दें। तो ये दो ही तो चीज़ें थी। ब्रिगेडियर तो नहीं अब कह सकते, वो जिनका कोर्ट मार्शल अली खान साहब की, कि जनाब वो इलेक्शन सेटिस्फाइड कराना चाह रहे थे, तो ये भी यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप टेबुलेशन करवाएं सिर्फ, और वो जो है साथ में हुकूमत साजी का मरला भी रोक दें। हुकूमत साजी का मरला ये भी रुकवाना चाहते हैं, वो भी रुकवाना चाहते हैं, लेकिन वो नए सिरे से इलेक्शन करवाना चाहते थे, ये इलेक्शन नहीं चाह रहे। और रियाज हनीफ राइस साहब ये कहते हैं फार्म 45 की आप जो है वो टेबुलेशन करवा लें। भाई किस कानून के तहत होगी वो, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहाँ पे सारा प्रोसेस होना। हाँ, जब आइन इलेक्शन के बाद आइन का आर्टिकल 225 जो है वो एक्टिव हो जाए, और उस दिन अभी तो पटिशन दायर होने के हवाले से दावे आ रहे हैं, अब ये पता नहीं कब दायर होती है, ऑब्जेक्शन लगते हैं नहीं लगते, लेकिन अगर कोर्ट में फिक्स हो गई तो पहला सवाल ये होगा भाई किस कानून के तहत ये हम ऑर्डर करें, हमें वो कानून दिखा दें, आइन दिखा दें, आइन का आर्टिकल दिखा दें, कानून का सेक्शन दिखा दें, उस पर फिर सियासी बातें होंगी कि हमारा ताल्लुक बड़ी सियासी जमात के साथ है, तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया है, तहरीक इंसाफ पे लोगों ने एतमाद किया है, कानून का ना पूछें बस। अच्छा, ठीक हो गया। अब सदीकी साहब, मेरे से तो जो आपने खबरें जो पूछनी थी पूछ ली, आपके सवाल भी हो गए। जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ है, उसमें कुछ तैनातियों का फैसला किया गया, कोई अंदर की खबर दें कि कैसे फैसला हुआ, किसने इख्तलाफ किया? हाँ, नहीं, उसमें जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर इख्तलाफ हुआ है, लेकिन वो इख्तलाफ जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर जो 2 जजेस की असामियाँ हैं उसके हवाले से हुआ है, और उसमें भी बिलखसूस वो जो खादिम हुसैन साहब हैं, जैसे खादिम हुसैन, उनके हवाले से जो है वो उस पर एतराज़ हुआ, और एतराज़ जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से हुआ। आपको पता है ना, जुडिशल कमीशन के अंदर जो नुमाइंदे होते हैं उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के भी नुमाइंदे होते हैं, चौधरी अख्तर हुसैन साहब हैं। तो हमारे ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, वहाँ से रिटायर हुए और फिर वफाकी शरीय अदालत में आए थे, तो उनका कहना था कि उनकी जजमेंट्स के हवाले से उनको कोई एतराज़ है। अब इतना ही हमें पता लगा, तो उस पर जो है उन्होंने कहा क्योंकि पहले ये 3 साल रह चुके हैं, तो अब किसी नए जो है वो साहब उनकी तकर्री होनी चाहिए। लेकिन इस पर फिर उनकी तकर्री के हवाले से इख्तलाफ हुआ, और उस इख्तलाफ में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी और साबिक जज जस्टिस मंजूर मलिक, जो कि अब जुडिशल कमीशन के मेंबर बने हैं, उन्होंने, और अख्तर हुसैन साहब, अच्छा, मेरे ज़हन में चल रहा है कि सरमद जलाल उस्मानी साहब हैं। हाँ, वो चेंज हो गए थे, मंजूर मलिक साहब आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। आपका मैं व्लॉग देख रहा था, आपने शायद उसमें थोड़ी सी जो है वो गलती कर दी है, तो उसको तस्हीह कर लीजिएगा। चलें, मेरे ज़रिए से हो गई, क्योंकि सरमद जलाल उस्मानी साहब रिटायर हो गए 2 साल का टेन्योर था, वो ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो हैं उनको वो किया गया। और उसके बाद जो है बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मलिक शहजाद अहमद, जो कि इस वक्त सीनियर प्यूने जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनके नाम की मंजूरी दी गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की खाली असामियाँ हैं उनमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफ़गान साहब जो हैं, उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात करने की सिफारिश की गई है, और ये तमाम सिफारिशात जो है मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर कमीशन में हुई हैं। आपको पता है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं और बाकी लोग भी हैं जुडिशल कमीशन के अंदर। मुनीब अख्तर साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? अब सारे है ना, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई जनाब पता नहीं क्या, बहुत ही कोई इख्तलाफ चल रहा है। मतलब ये दोनों अपॉइंटमेंट्स, चाहे जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की एज ए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हुई है,
चाहे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की एज ए जज सुप्रीम कोर्ट के तौर पे हुई है, मुतफिका तौर पे हुई है। खामोशी इख्तियार करें होती है ना अजान, तो फिर हम दोबारा आते हैं। ये अजान होगी ख़त्म। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं वही पूछ रहा था कि अब नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब जो हैं वो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये बताएं अपने सदीकी साहब, वो जो केस है मुबारक अहमद सानी वाला, हाँ हाँ, उसमें आज आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ उसमें? कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं आए। कामरान मुर्तज़ा साहब का वो केस में कोई फरीक थे? मैंने ज़ाहिर सी बात है कि कुछ मुआवनत काजी फैसल साहब कह रहे थे कि हमें इस केस में अगर मिल जाती। नहीं, क्या हुआ क्या? आज तो वो जो मुबारक सानी वाला जो ममनुआ किताब की तशरीह के हवाले से जो उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तोड़ मरोड़ के और जिस तरह से वो किया गया, तो उस पर जो नज़रसानी थी उस केस की समाअत थी 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस काजी फैसल समाअत का तो आपको पता ही है। हाँ, तो उसमें जो मुझे पता लगा है वो ये तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया, क्योंकि उन्होंने असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब जो हैं उन्होंने कहा था कि जो पैरा 9 है उसमें कुछ वजाहत या उसकी तशरीह की ज़रूरत है। तो उस नुक्ते के ऊपर तो अदालत ने कहा कि फिर इसके लिए तो नोटिस जारी करना पड़ेगा, तो वो मंडे के लिए चला गया। तो कामरान मुर्तज़ा साहब का आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? कामरान साहब का जिक्र ऐसे आया कि काजी फैसल साहब कह रहे थे कि उनका केस हमारे सामने लगा हुआ था सीरियल नंबर 3 पे, और ये सप्लीमेंट्री में सबसे लास्ट में सुना गया, ये जो किताब की तशरीह वगैरह जो है ना ये लास्ट में सुना गया। तो फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि कामरान मुर्तज़ा साहब हमारी अदालत में क्यों नहीं आते? इस केस में अगर बैठे होते तो हम उनसे मामनत ले लेते, और हमें कहा गया कि वो दूसरे बेंच में हैं, 5 नंबर बेंच में और 2 नंबर बेंच में। वहाँ पर तो उनका काजी फैसल साहब ने कहा केस 9 नंबर पे था, यहाँ पे 3 नंबर पे था, और वैसे भी रवायत ये है कि आप बेंच नंबर 1 को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये काजी साहब किससे पूछ रहे थे? ये उनके भाई बैठे थे कमरा अदालत में, जब पूछा ना कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं आते, पता नहीं क्या वजह है, तो रिजवान मुर्तज़ा साहब रोस्टम पे आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो दूसरे बेंच में है। फिर काजी फैसल साहब ने सारी ये बात की, फिर उनसे पूछा कि कामरान साहब सेनेटर हैं? उन्होंने कहा जी सेनेटर हैं। और फिर पूछा कि किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, तो फिर उन्होंने बताया कि जमीयतुल इंसान फेस से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, वैसे एक और मेरे ज़हन में चलें ख़बर की बात कर लेते हैं। ये 2 दिन पहले 2 बयानात भी आए एक सियासी जमात के 2 बड़े जय्यद बड़े सीनियर रहनुमाओं की तरफ से, ये इसी मामले के ऊपर, इसी मामले में नाम नहीं लेते, पता है सबको। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं ना? गफूर हैदरी साहब का भी आया ना? उनका भी आया। अच्छा, आपको 2010 का पता है? 2010 में का भी एक मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, ऐसे मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है। नहीं, 2010 वाला कौन से मामले की बात कर रहे हैं? जब 2010 में तो बहुत कुछ हुआ। काजी फैसल साहब जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, हाँ, और वो रईसानी साहब जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते, नवाब असलम रईसानी साहब। तो उस वक्त कुछ 15 करोड़ के फंड्स मंजूर करवाए गए थे। कहाँ से? बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से। अच्छा, किसने? 15 करोड़ रुपए के। उसका कोई केस था वहाँ पे? वहाँ पे केस था, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चला गया। अच्छा। वो फंड ये थे कि किसी एक सियासी जमात के मदरसों को मिलने थे। अच्छा, सिर्फ एक सियासी जमात के मदरसों, उनकी रेनोवेशन के हवाले से। तो चलो अच्छा है ना। और फिर वो काजी फैसल साहब ने फैसला दिया था, अच्छा, कि ये तो पिक एंड चूज़ हुई है, सिर्फ एक ही सियासी जमात के मदरसे सेलेक्ट किए गए, उनको 15 करोड़ दे दिए गए। अब 2010 में 15 करोड़ आप अंदाज़ा करें सोने का क्या रेट था, सही बात, डॉलर का क्या रेट था, आज के वो कितने बनेंगे? आज से 14 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो मतलब उस फैसले में तो ये कहा गया कि अगर देने हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड सबको दें, जब उसमें कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होने चाहिए, आर्टिकल 25। लेकिन उसमें सारे मदरसे वही एक ही पर्टिकुलर सेक्शन के हैं। छोड़ें यार, ये बहुत पुरानी बात होगी, अब आप किस तरफ और लेके जाएंगे लोग? नहीं, मैं तो ये बयान जो दिया गया, मैंने कहा शायद माजी के कोई मसला ना। नहीं, माजी से इसको नहीं कनेक्ट करना चाहिए। जो है बस एक वो क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर लोग मुश्तिल हो जाते हैं। अब देखें ना, सोचे सब शराय दस्तूर से एक लाइफ से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।